नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि आगरा से है। यहां आपको बता दें कि आगरा से एक मामला सामने आया, जहां भाजपा के ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत पर हमला हो गया है। बता दें कि गौरव राजावत बाइक से कहीं जा रहे थे और इसी दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। गौरव राजावत का यह कहना है कि हमले से बाजार के लोगों ने उन्हें बचाया है, जिसकी सूचना भी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा है। ये आज थाना शाहगंज क्षेत्र में रोहिणी मंडी मार्केट में सूचना प्राप्त हुई। दो पक्षों में विवाद हो रहा है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची। वहां काफी भीड़ भाड़ थी। पुलिस ने मौके पे से भीड़ को हटाया और दोनों पक्षों को थाने ला करके इसमें छानबीन की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर मेडिकल कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये आज थाना शाह। मेरा नाम गौरव राजा होता है, वो मोर्चा का ब्रज क्षेत्र मंत्री हूँ। मैं इन लोगों को नहीं जानता, ये लोग कौन है मुझे नहीं पता। मैं अपनी मोटरसाइकिल पे अपने भाई के साथ जा रहा था, वही सामने ये लोग आ गए। इन्होंने मोर्चे पैदल थे, मोटरसाइकिल से थे। इनके मोटरसाइकिल हाथ से हटाई। मैंने कहा भाई निकाल रहे हैं, तो इसने इतनी देर में कहा कि तू तो वही गौरव राजा होता ना जो एक विशेष समुदाय के खिलाफ हमेशा बोलता पड़ेगा। तो हम आज मैं उन शब्दों को बयान नहीं कर सकता आपके सामने। इन शब्दों से बात किया। इस साजिद और ये लड़का कोई और बता रहे हैं। नरीपुरा के मैं इनको नहीं जानता, ना मैंने पहचानता। ये खुद से आ गए। मैं अपनी मोटरसाइकिल से मैं इसलिए था क्योंकि गाड़ी से जान का कारण बनता है, जान के कारण से लोगों को दिक्कत होती है। आज फिर से उसी बलिया पे हमला हुआ। या बाजार वालों ने मेरी जान बचाई है। कम 15 की संख्या में ये लोग उपस्थित वहाँ थे। जो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस संबंध में जारी किए गए एक आदेश में ये जानकारी दी गई, जहां कपूर अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे और आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कपूर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए हुई है और ये वरिष्ठ नौकरशाह हरिरंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। और कम से कम 17 कश्मीरी युवक जो वैध यात्रा दस्तावेजों पर पाकिस्तान गए थे, आतंकवादियों के साथ कश्मीर में वापस आने के बाद मारे गए हैं। मारे गए युवकों में ज्यादातर दक्षिण कश्मीर के बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ उत्तरी कश्मीर के, बांदीपुर के और बारामुल्ला के हैं। खुफिया अधिकारियों के अनुसार कश्मीर में जारी उग्रवाद को एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में चित्रित करने के लिए आईएसआई के तौर तरीके के रूप में इस नए चलन के बारे में चिंता जताई गई है। दरअसल 2015 के बाद से इस प्रवृत्ति में तेजी देखी गई, जब बड़ी संख्या में युवाओं ने उच्च शिक्षा, रिश्तेदारों से मिलने या शादी के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान जाने के लिए यात्रा के दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान जाने का सिलसिला शुरू किया। यहाँ पर सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार निगरानी सूची में शामिल 50 से अधिक युवाओं में कम से कम 17 कश्मीरी युवक ऐसे हैं जो वैध यात्रा दस्तावेजों पर पाकिस्तान गए थे, लेकिन घाटी में वापस चले गए थे और ऐसे में आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश के उच्च और तकनीकी शिक्षा नियमों के एक बयान पर जारी किया गया, जहां छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी गई थी। अगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला 30 अप्रैल को दर्ज किया गया था, जहां 2014 और 18 के बीच सरकारी कंपनी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए नया मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई मेहुल चौकसी और उसके सहयोगियों पर भी छापेमारी कर रही है और सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक अब आईएफसीआई लिमिटेड जीजीएल और चौकसी के प्रतिनिधित्व आश्वासन और उपक्रमों पर निर्भर था। इसके अलावा गिरवी रखे गए गहनों की कीमत का मूल्यांकन सूरजमल लल्लू भाई एंड कंपनी, नरेंद्र झावेरी और प्रदीप शाह और श्रेनिक शाह जैसे मूल्यांकनकर्ताओं ने किया था। यह आरोप लगाया गया था कि शेयरों की गिरवी और हीरो और सोनों से जुड़े आभूषणों
आभूषणों को गिरवी के आधार पर 2 गुना सिक्योरिटी कवर के आधार पर लोन वितरित किया गया था, जिसका मूल्यांकन नामी मूल्यांकनकर्ताओं ने किया, लेकिन इन सभी का नाम बतौर आरोपी एफआईआर में डाला गया है। आपको बता दें कि सिक्योरिटीज को रिलीज करने के लिए आईएफएसआई ने 2 मूल्यांकनकर्ताओं को अपॉइंट किया, जिन्होंने गिरवी रखे हुए गहनों की नई कीमत जारी की है। ताजा कीमत में गिरवी रखे गए गहनों की कीमत में 3 साल में करीब 58% की गिरावट देखी गई। ऐसे में एफआईआर में ये भी सीबीआई ने कहा है कि ये भी मालूम चला है कि हीरो और कम क्वालिटी के हीरे आभूषणों में लगाए गए थे। इनको लैब में केमिकल के जरिए तैयार किया गया था और ये असली नहीं है। और यूपी चुनाव के बाद से ही देश में बुलडोजर काफी चर्चाओं में है। पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश और बाद में दिल्ली तक बुलडोजर के एक्शन देखने को मिले और ऐसे में सभी ने देखा कि इसकी हर तरफ चर्चा भी हुई। अब एक ब्रिटिश सांसद का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली से लेकर राज्यों तक का जिक्र कर दिया और अपने पीएम से कहा है कि क्या वो इस मामले को पीएम मोदी के सामने उठाएंगे। अब ब्रिटिश सांसद के इस वीडियो पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। अब ब्रिटिश सांसद के इस आरोपों पर भारत की तरफ से कानून मंत्री किरेन रिजिजू का जवाब सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि युवा सांसद जो कि भारतीय मूल की हैं, वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। वो सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के एंटी इंडिया कैंपेन की एक पीड़ित है। वहीं दूसरी सांसद जारा सुल्ताना जो कि पीओके से हैं और उन्हें अब तक वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन नहीं नजर आ रहे। तो वही खबर यूपी के चंदौली से है, अब जहां पर हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई यूपी पुलिस पर अपराधी की बेटी को पीटने का एक बड़ा आरोप लगाया गया है। इस आरोप के साथ ही यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के कटघरे में आ गई है और पुलिस द्वारा की गई कथित मारपीट में गैंगस्टर की एक बेटी की मौत हो गई। मामले का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं सैयद राजा थाने के प्रभारी आरोपी उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया, जबकि इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चंदौली में पुलिस ने जानबूझकर उस घर पर छापा मारा है। जब पुलिस को कोई नहीं मिला तो उन्होंने बहन को बुरी तरह से मारा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि पुलिस के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चंदौली मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि आरोपी पर मुकदमा जरूर दर्ज किया जाएगा और इसी के साथ ही फिलहाल जांच जारी है और जो भी अपराधी हैं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को लगा दिया गया है। इसी बीच ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है। सभी धर्मगुरुओं से बातचीत भी हो गई है और पुलिस प्रशासन और धर्मगुरुओं द्वारा ये अपील की जा चुकी है कि सभी त्योहार परंपरागत तरीके से मनाए जाने हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थल को बाधित नहीं करना है। धर्मगुरुओं की अपील और आपसी सहयोग से भारी संख्या में लाउडस्पीकर भी धार्मिक जगह से हटा दिए गए, उनकी आवाज भी कम की गई है। तो वहीं एडीजी ने कहा कि ईद में 7,400 ईदगाह और 19,000 मस्जिदों समेत कुल 31,151 जगहों पर नमाज अदा की जाएगी। संवेदनशीलता के आधार पर 2800 स्थानों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, जबकि धर्मगुरुओं के साथ लोगों के साथ एक बैठक भी एडीजी कर चुके हैं और अब तक सहमति के आधार पर 60,000 स्पीकर हटाए जा चुके हैं। उतने ही लाउड स्पीकर की आवाज भी कम की जा चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आगे ये भी कहा कि विद्युत विभाग, जल विभाग से बातचीत करके बिजली और पानी की तरह साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। नमाज के दौरान पशुओं का आवागमन ना हो, उसके लिए भी व्यापक प्रबंधन करने के लिए सभी जनपदों को अवगत कराया जा चुका है। इसके अलावा साजिश के तहत किसी भी तरह की घटना करके धार्मिक स्थानों को कोई क्षति न पहुंचाई जाए, ये भी देखा जा रहा है। अब बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अब दिल्ली में मई के पहले हफ्ते में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इस दौरान हीट वेव से लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन आज से 6 मई तक आंधी चलने और लोग परेशान हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक के जाने माने उनका कहना है
कि हमने अनुमान लगाया था कि 2 मई के बाद हीट वेव चला जाएगा, लेकिन अभी बिल्कुल वैसा ही है। मई के पहले सप्ताह में राजधानी दिल्ली का तापमान 40 के आसपास रहेगा। हवाओं के चलने की बात पर जनामनी ने कहा कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, इसलिए 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आगे ये भी कहा गया कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में विंड की वार्निंग 3 दिन के लिए है। ऐसे में गरज चमक के साथ बारिश की वार्निंग हिमाचल और जम्मू उत्तराखंड को भी दे दी गई है। 6 और 7 मई को हीट वेव नहीं होगी, लेकिन जनामनी ने कहा है कि मई का तापमान आमतौर पर 45 डिग्री के लगभग माना जाता है, लेकिन अभी जो वेदर फोरकास्ट आया है उसमें एमपी, यूपी में तापमान कम रहेगा, लेकिन राजस्थान और गुजरात और दिल्ली में एवरेज हीट वेव बनी रहेगी। मानसून आने की बात पर भी जनामनी ने कहा कि हमने जो अनुमान लगाया है उसमें मानसून मई 15 तक आ सकता है। हालांकि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आंधी की स्थिति बन रही है और उसके लिए हमारी येलो वार्निंग है। 2 से 6 मई तक इसी की वार्निंग जारी की गई थी और दिल्ली में कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाएगी, लेकिन क्लाउड अच्छा रहेगा। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने सऊदी अरब में मस्जिद नवाबी पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके शिष्टमंडल के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 150 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों में इमरान खान के मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके कुछ सदस्य भी शामिल थे। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियोस में देखा जा सकता है कि शरीफ और उनका शिष्टमंडल पिछले गुरुवार को जैसे ही मदीना के पैगंबर की मस्जिद पर पहुंचा, वैसे ही कुछ जायरीन चोर और गद्दार कहकर उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन जायरीनों को इमरान का समर्थक माना जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी जायरीनों ने शिष्टमंडल के सदस्यों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया। मदीना पुलिस ने दावा किया है कि इस संबंध में 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने शनिवार रात को इमरान खान और 150 लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने ये भी बताया कि प्राथमिकी में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी और शेख रशीद, इमरान के पूर्व सलाहकार शाहबाज गुल, नेशनल असेंबली के पूर्व उपाध्यक्ष कासिम सूरी और लंदन में इमरान के करीबी सहयोगी अनिल मुसर्रत और साहिबा जाद गंभीर भी शामिल है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए बर्लिन पहुंचे, जहां पर उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। 3 दिन के विदेशी दौरे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 25 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इन बैठकों में ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक संबंध जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही स्कॉल्स डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों से भी बात करते नजर आएंगे और बर्लिन में पीएम मोदी के होटल पहुंचते ही वहां मौजूद तमाम लोगों ने उनका वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए कई बच्चे भी पहुंचे थे। बच्चों ने पीएम मोदी के स्केच पर उनका ऑटोग्राफ लिया और एक बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को देशभक्ति से जुड़ा गाना भी सुनाया। पीएम भी बच्चों के साथ गुनगुनाते नजर आए और पीएम मोदी से मिलने के बाद एक बच्चा मान्या, जिसने अपना अनुभव साझा किया, उसने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। वो मेरे आदर्श है। मैंने जो उनकी पेंटिंग बनाई थी उस पर उन्होंने साइन किया और शाबाश कहा। साथ ही एक बच्चे ने पीएम मोदी को देशभक्ति का गीत सुनाया। पीएम मोदी भी बच्चे का देशभक्ति गीत सुनने के बाद खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। और स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार भले ही लाख दावे कर ले, पर आज भी गांव में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्र मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक स्कूल महाराजगंज से सामने आया है, जहां पर छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं शिक्षक भी अव्यवस्थाओं से परेशान हो चुके हैं। विस्तार से पूरा मामला समझेंगे इस रिपोर्ट में। सरकार कहती है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। मम्मी पापा कहते हैं बेटा उठो स्कूल जाओ। शिक्षक भी कहते हैं रोजाना स्कूल आओ। पर ये मासूम पूछते हैं स्कूल तो चले जाएं, पर स्कूल है कहाँ? ये स्कूल के नाम पर बसा खंडर है।
जहां ना तो पर्याप्त मात्रा में पानी है और ना ही शौचालय, ना ही कोई प्लेग्राउंड है और ना ही बैठने के लिए बेंच। जरा गौर से देखिए ये वीडियो, जहां ये बच्चियां खेल रही हैं, पर ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है बल्कि स्कूल का छोटा सा आंगन है। अब जरा ये भी नजर डाल लीजिए, यहाँ बच्चे इतनी भीषण गर्मी में नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं और मास्टर जी इन्हें शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। बच्चों की ये स्थिति देखकर हैरत में पड़ गए ना। पर थोड़ा रुकिए और एक नजर डालिए, ये है इस स्कूल का शौचालय, जो सिर्फ नाम का शौचालय है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बच्चे नहीं करते। उन्हें टॉयलेट जाना होता है तो उन्हें अपने घर जाना पड़ता है। महाराजगंज जनपद के प्राथमिक विद्यालय में ऐसे अनोखे खामियां हैं जो सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। इस स्कूल में ये नन्हे बच्चे जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बस यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारा स्कूल अच्छा हो जाए। मेरा नाम रामनी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में गड्ढा है और हम लोग वन करने के लिए घर पे जाते हैं और हम खेल का मैदान नहीं है। खेलने कहाँ जाते हैं आप लोग? खेलने हम लोग बाग में जाते हैं। टॉयलेट है आपके स्कूल में? है, टूटा है। अच्छा, तो टॉयलेट के लिए आप कहाँ जाते हैं? घर पे। बाउंड्री वॉल है? तो शौचालय। अच्छा, तो सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल बंद हो जाए, गड्ढा पटा जाए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें मुफ्त में किताबें और स्कूल ड्रेस सहित मिड डे मील की सुविधा उपलब्ध करा रही है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी स्कूलों में आकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। लेकिन महाराजगंज जनपद में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जो एक पोखरे के मुहाने पर खड़ा है। पोखरे से सटे विद्यालय के शिक्षक और बच्चों समेत अभिभावक भी हर समय इस खौफ में रहते हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। और ये डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि इस स्कूल के पास ही एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इस गड्ढे को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस स्कूल के बच्चे रोजाना पढ़ने के लिए और भोजन के लिए कितना जोखिम भरा काम कर रहे हैं। और सिर्फ बच्चों के माता पिता ही नहीं बल्कि शिक्षक भी इसी डर में रहते हैं कि कोई बच्चा भूल चूक से इस पोखरे में ना गिर जाए। सर, मेरा नाम मनोज यादव है। ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय गजाजोत है। ये नगर पंचायत सुनौली में आता है और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इधर पोखरी है, बाउंड्री वॉल नहीं है, जो है रास्ते की समस्या है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, ये रसोई घर नहीं है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। शौचालय और पानी पीने की व्यवस्था? पानी पीने के लिए सबमर्सिबल लगा हुआ है, टंकी है, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट बना हुआ है। शौचालय पे फिलहाल काम हो रहा है, तो शौचालय 1-2 दिन में सही हो जाए। कहाँ आपने शिकायत किया है? शिकायत के लिए जब भी ब्लॉक से भी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, जब मांगा गया है सूचना, तो ब्लॉक पे भेजा गया है। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से भी सूचनाएं हम लोगों को मासिक देनी होती है, तो हर महीने प्रगति अपने विद्यालय की क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विद्यालय में बच्चों के लिए कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पर वहीं प्रशासन ने जल्द से जल्द विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया है। आपको बता दें, इस विद्यालय में कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है और इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कमरे में बच्चे पढ़ते हैं और उसी कमरे में मिड डे मील भी बनाया जाता है। इसकी सूचना प्रेरणा पोर्टल पर और बीआरसी में कई बार की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं स्कूल की समस्या को लेकर जिला अधिकारी का कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, उस विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और जो वहाँ नगर पालिका के ईओ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि नगर पालिका के ही फंड से वहाँ पे बच्चों के लिए शौचालय हो या सामान्य परिसर में अन्य विकास के जो कार्य कराए जाने हैं उसको पूर्ण कराएं और 1 हफ्ते के अंदर इस व्यवस्था को जो है सुनिश्चित कराएं। बहरहाल अब यही उम्मीद की जा रही है कि डीएम साहब का ये आश्वासन और दावा जल्द से जल्द आलम में लाया जा सके।
ताकि ये बच्चे बेखौफ होकर शिक्षा ग्रहण करें और अपने सपने को साकार कर सकें। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।